थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और साल 2012 में चलिए। याद आया कि सुनने में आ रहा था दुनिया खत्म होने वाली है। भविष्यवाणियां गिनाई जा रही थी, जलजले या किसी और रूप में कयामत के दिन की बातें हवा में थी। कई जगह लोग पैनिक में चले गए। साल 2012 खत्म हुआ और पहाड़ खोदने के बाद निकली चूहियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लीजिए, अब कोरोना आया है तो फिर भविष्यवाणियां लेखों में और सोशल मीडिया पर घूम रही है। एक बार फिर नास्ट्रेडमस जैसे नाम मोबाइल स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो आज करेंगे साल 2020 और एक महामारी से जुड़ी भविष्यवाणियों की बात। याद रखें, हमारा मकसद डर फैलाना बिल्कुल नहीं है। विश्वास रखिए, ठीक 2012 की तरह 2020 में भी जीत मानवता की ही होगी। चलिए शुरू करते हैं कोरोना काल 2020। क्या कोरोना पर सदियों पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी? दो लोगों ने कोरोना काल पर भविष्यवाणी की थी। क्या उन भविष्यवेत्ताओं का कहा अब सच होने जा रहा है? क्या एक वायरस इंसान का वजूद खत्म कर देगा? क्या सदियों पहले 2020 पर की गई भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है? आखिर कौन है वो भविष्यवेत्ता जिन्होंने 2020 पर भविष्यवाणी की थी? क्या सच में वो भविष्यवेत्ता आने वाले कल को जान लेते थे? क्या 465 साल पहले कोरोना पर भविष्यवाणी हुई थी? ये सब बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप उस वायरस के बारे में विस्तार से जान लीजिए जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। जो काल बनकर देश दर देश लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिसके खौफ से शहर दर शहर सन्नाटा पसरा है, जिसकी मार से कई देशों में लॉकडाउन का आलम है, वो वायरस जो पूरी दुनिया को निवाला बनाने पर आमादा है, वो वायरस जिसकी आज से 465 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, वो कहर जिसकी भविष्यवाणी आज से 70 साल पहले भी हो चुकी थी। सबसे पहले बात उस भविष्यवेत्ता की जिसने सदियों पहले इस महामारी पर भविष्यवाणी की थी। साल, भविष्यवेत्ता फ्रांस के माइकल दी नास्ट्रेडमस। तो क्या 2020 में जो हो रहा है उसकी भविष्यवाणी नास्ट्रेडमस आज से 465 साल पहले कर चुके थे? वो नास्ट्रेडमस जिसकी ज्यादातर भविष्यवाणी 16 आने सच हुई है। फ्रांसीसी भविष्यवेत्ता नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक 2020 में समंदर किनारे एक शहर से महामारी फैलेगी जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। 2020 में कई देशों के बीच आपसी टकराव बढ़ेंगे। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका सच साबित हो सकती है। 2020 में सदी का सबसे बड़ा आर्थिक संकट आएगा। 2020 में कई बड़े शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। ब्रिटेन की महारानी की मौत हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश होगी। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा नुकसान हो सकता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में विनाशकारी भूकंप आ सकता है। बड़े शहरों में आतंकी घटनाओं में कई लोगों की जान जाएगी।
नास्ट्रेडमस ने जो 465 साल पहले कहा था वो बिल्कुल कोरोना वायरस के कहर से मिलता जुलता है। और समंदर किनारे चीन का वुहान वो शहर जहां से इस मौत के वायरस का जन्म हुआ, तो ऐसी महामारी जो दुनिया भर में 11,000 से ज्यादा लोगों को निगल चुकी है, जिससे चीन से लेकर अमेरिका तक चीख रहा है। तो क्या काल बना कोरोना इंसान का वजूद मिटाकर रहेगा? क्या नास्ट्रेडमस की सदियों पहले की गई भविष्यवाणी अब सच होकर रहेगी? फ्रांसीसी भविष्यवेत्ता नास्ट्रेडमस की तरह बुल्गारिया के बाबा वेंगा ने भी 2020 के लिए खतरनाक भविष्यवाणी की है। बाबा वेंगा के मुताबिक 1970 में बाबा वेंगा ने कोरोना पर भविष्यवाणी की थी। 2020 में दुनिया में उथल पुथल मचेगी, आपदाएं आएंगी। 2020 में इस्लामिक आतंकवाद अपने चरम पर होगा। 2020 में यूरोप में रासायनिक हमले हो सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जान को खतरा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को गंभीर बीमारी हो सकती है। 2020 का मौजूदा माहौल बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर भी मुहर लगा रहा है। बाबा वेंगा वो शख्स जिसने 5 दशक पहले कहा था कि 2020 में एक बेकाबू वायरस दुनिया को निगल जाएगा। तो क्या 2020 में इंसान का नामो निशान मिट जाएगा? इन दोनों भविष्यवेत्ताओं को मानने वाले अब ये सोचकर कांपने लगे हैं। बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस की कई भविष्यवाणियां पहले सच साबित हुई हैं। लिहाजा भविष्यवाणी और ज्योतिष को मानने वाले लोग आने वाले साल को खतरनाक मान रहे हैं। हालांकि इन दोनों भविष्यवेत्ताओं ने आने वाले साल के लिए कई अच्छी बातों की भी भविष्यवाणी की है और कहा है कि आने वाला वक्त एक नए युग की शुरुआत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज चर्चा के लिए मेरे साथ एक गेस्ट पैनल मौजूद हैं। आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। पंडित भक्त भूषण वर्मा जी प्रतिनिधि हैं गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के, जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और प्रोफेसर आर एस खंगारोत जाने माने इतिहासकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। पंडित जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, मैं उन लोगों में से हूं जो भविष्यवाणियों को अंतिम इसलिए नहीं मानता क्योंकि हमें यह सिखाया गया है कि हम एक कर्म प्रधान देश में हैं, तो भविष्यवाणियां हो जाती हैं, वो आपको अंदेशे जता देती है, लेकिन आप कर्म से उसे बदल सकते हैं। पंडित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि हाँ जी बोलें। जिस प्रकार का इस समय चल रहा है, ये बिल्कुल कर्म प्रधान का समय ही चल रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जैसा कि सरकार भी हम लोगों को बता रही है और हमारे शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से भी जिस प्रकार के हम लोगों को निर्देश मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उन सभी से ऐसा लगता है कि जो इस वक्त का हम लोगों का कर्म है, वो कर्म ये है कि हम अपने आप को किस प्रकार सावधान रख सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग जागरूक रख सकते हैं। और यही पूरी की पूरी एक श्रृंखला हम लोगों के गायत्री परिवार के द्वारा चलाई भी जा रही है। लगभग आप ये मान के चलें कि गायत्री परिवार को अमूमन एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से जोड़ करके देखा जाता है। तो उसके चलते हम लोग इस वक्त यज्ञोपैथी, जो कि बहुत बड़ी चिकित्सा प्रणाली है और पुरातन वैदिक काल से चली आ रही चिकित्सा प्रणाली है, उसके माध्यम से हम लोगों तक इसकी जागरूकता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में, घरों में जाकर के इसके बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने सोच के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा ही इसको हम कैसे अपने से दूर रख सकते हैं। किस प्रकार से लेकिन पंडित जी, अब देखिए, क्या मैं बार बार पिछले कुछ दिनों से कोरोना के जब प्रोग्राम्स लेकर आ रहा हूं, मैंने बार बार इस बात को कोट किया है कि मोबाइल की स्क्रीन कई बार डरा भी सकती है। उसके डराने का रीजन यही है कि लोग अपने अपने हिसाब से भेज रहे हैं और लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। ऐसे में मैं चाहता हूं कि एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस तरह का मैसेज आए तो ना घबराएं, ना डरें,
क्योंकि ऑलमोस्ट श्योर है कि ये भविष्यवाणियां सच इस रूप में नहीं होंगी सच। ये बात तो पक्की है कि इसकी वजह से मनुष्य का शारीरिक नुकसान कितना होगा, स्थूल नुकसान कितना होगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये परिवर्तन जरूर दिख रहा है कि दिन रात हम जब हमारे कान में, आँख के सामने, सब जगह सिर्फ कोरोना 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 की ही बातें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से हम मानसिक रूप से तो इस रोग से लगभग ग्रस्त से नजर आते हैं। अब इसके अंदर जिस प्रकार ये आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस प्रकार का भी जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, ये बहुत अहम इसका रोल बन जाता है कि हम लोग किस प्रकार से एक दूसरे को अब कुछ अच्छी बातें बता करके उसको करें। ज़्यादातर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिस प्रकार हम इंटरनेट पे देख रहे हैं, सब जगह पे डराने वाले वीडियो, डराने वाले संदेश तो नज़र आते हैं, लेकिन उसमें से हम लोगों को जागरूक करने वाला, सावधान करने वाला, मोटिवेट करने वाले इस तरह के संदेश ना के बराबर हैं। जैसे सब बताते हैं कि अब 10 से 11 हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई, ये तो एक एस्पेक्ट है। कोरोना वायरस बहुत भयावह है, ये भी एक एस्पेक्ट है। लेकिन अगर हम इस चीज को देखें, इससे कई गुना ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी है। नहीं, इससे कई गुना ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। हाँ, ये आंकड़े, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। पंडित जी बने रहे आप मेरे साथ, मैं आगे भी आपसे सवाल पूछूंगा। प्रोफेसर आर.एस. खंगारोत जी, बचपन में कभी माया सभ्यता के बारे में सुना था, फिर एक आपको याद होगा साल 2012 जब चल रहा था तो एकाएक एक लहर सी चली थी दुनिया भर में कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। तो दोबारा मैंने माया सभ्यता को पढ़ना शुरू किया था। कुछ भविष्यवाणियां चौंकाती जरूर हैं कि हाँ, नास्ट्राडामस ने कहा सच हो गई, लेकिन फिर कुछ ऐसी भी चीजें सामने आती हैं। देखिए 2012 में दुनिया तो खत्म नहीं हुई। जी, माया सभ्यता की जहाँ तक बात है, उस समय जो थे साधन संसाधन बहुत कम थे, तो इसलिए जो महामारी आती थी उनके लिए कोई उपचार नहीं हुआ करता था। लेकिन मैं आपसे एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, हाँ। और वो है कि इतिहास में कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ की जब बात हम करते हैं तो यूरोप में एक ज़बरदस्त घटना थी जिसे ब्लैक डेथ कहते हैं। और वो ब्लैक डेथ एक ऐसी घटना है जो आप ये पाएंगे कि कोरोना वायरस जिस तरीके से चाइना से उठा है और पूरे यूरोप में फैल रहा है, बिल्कुल उसमें आपको समानता मिलेगी। ब्लैक डेथ की जो घटना है जिसे हम बुबोनिक प्लेग कहते हैं। अब आप देखिए, बुबोनिक प्लेग से यूरोप में 25 मिलियन लोग मारे गए। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब आप देखिए, यूरोप की ये घटना है जिसको ब्लैक डेथ कहते हैं, और इसका 1331 में जो पहला रिकॉर्ड किया गया केस वो चाइना में था। आप ध्यान से देखिए, 1331 में पहला केस रिकॉर्ड किया जाता है चाइना में, और अगले 20 वर्षों में 30 मिलियन लोग चाइना में मर जाते हैं। उसके बाद 1340 में ये प्लेग सेंट्रल एशिया में पहुंचता है, उसमें भारत भी शामिल है। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये आता है, 1347 में इटली में एक स्थान है जिसे जेनोवा कहते हैं। और आप जानते होंगे क्रिस्टोफर कोलंबस जेनोवा का रहने वाला था। और ये जेनोवा के जो नाविक थे, जो कार्गो शिप्स यहाँ एशिया से यूरोप ले जाते थे, उनमें से ये जो जहाज थे वो सिसिली में एक बंदरगाह है मसीना पोर्ट। तो ये मसीना पोर्ट पहुँचते हैं और वहाँ पर आप देखिए कुछ ही सप्ताह में हजारों लोग मर जाते हैं। तो एशिया से, यानी चाइना से सेंट्रल एशिया से ये 1347 में कहाँ पहुंच रहा है? इटली पहुंच रहा है। उसके बाद 1348 में ये प्लेग कहाँ पहुंचता है? फ्रांस और इंग्लैंड पहुंचता है। और 1351 में इसका जो है स्लो डाउन होता है। उसके बाद 1361 में ये दोबारा उभरता है, 1375 में तीसरी बार आता है, और 1430 के बाद हर 2 और 3 वर्ष की साइकिल में वापस रिपीट होता है। तो आप देखिए, कोरोना वायरस, सर अगर आप रिसेम्बलेंस गिना रहे हैं तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ इसमें दिनों का काफी अंतर है। एक इवेंट में, कुछ में तो साल का भी अंतर है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि उसमें एक स्पीड है। जी, मैं हिस्टोरिकल सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। ओके। तो हिस्टोरिकल सीक्वेंस में जब हम जाते हैं तो लगभग ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल उसी तरह का है। और आप देखिए, सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई? 7000 मौतें हुई
कायरो में डेली 7,000 लोग मर रहे थे और फ्रांस और इंग्लैंड में 1/3 पॉपुलेशन जो है वहां खत्म हो गई। तो मैं जब सीक्वेंस को देखता हूं और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ की जब बात सोचता हूं तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ समानता यहाँ पर इस एक ब्लैक डेथ की घटना से और जो वर्तमान में कोरोना वायरस है उसमें समानता दिखाई देती है। बिल्कुल, आपने 2 बार इस बात को कहा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये कहा जाता है कि अगर हम अपने इतिहास से सीख नहीं लेंगे तो वो अपने आप को दोहरा देगा, ये भी कहा जाता है। लेकिन इस बार तो जो जिस वायरस का अटैक है उसके बारे में नॉलेज ही कम है। ये पहली बार है जब कोरोना का ये वाला वायरस, इससे पूर्व में कोरोना फैमिली के दूसरे वायरस जरूर एक्टिव रहे। पंडित जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं और मैं पूछना ये चाहता हूं, देखिए मेरे साथ रमल ज्योतिष भी जुड़े एक वक्त प्रोग्राम में, इसके अलावा ज्योतिषाचार्य भी मेरे साथ जुड़े और सभी का ये कहना है कि बहुत जल्द इस वायरस का डाउनफॉल चालू हो जाएगा और उसका सबसे बड़ा रीजन यही होगा, अभी भी हम लोगों में से जो लोग कुछ कैजुअल हैं वो भी जब सीरियस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक फाइट सही रास्ते पर आ चुकी होगी। बिल्कुल ऐसा ही लग भी रहा है और जिस तरह की भारत की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जलवायु की बात करें वो भी है, तो इन सब चीज़ों को देख करके लग ही रहा है कि आने वाले बहुत ही कम समय के अंदर इस कोरोना के ऊपर काबू अच्छी तरह से पा लिया जाएगा। न केवल भौगोलिक या जो मैंने बातें कही उसके अलावा सरकार भी जिस तरीके से पहले कदम उठाने की कोशिश कर रही है, इसके अंदर भी वैज्ञानिकता दिखती है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि उसका जो समय, जीवित रहने का समय रहता है कोरोना वायरस का, वो लगभग 36 घंटे से 72 घंटे का रहता है और अलग अलग परिस्थितियों में रहता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, कर्फ्यू तो है जो है, लेकिन इसके पीछे जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक तत्व है वो यही है कि इतने समय के अंदर अगर उसको कोरोना को कोई टच नहीं मिलेगा, किसी तरह कैरियर नहीं मिलेगा, स्पर्श नहीं मिलेगा, मानवीय स्पर्श नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप ही अपने आप वो उसकी मौत अपने आप निश्चित है, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ये एक अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक कदम है जो कि उठाया जा रहा है सरकार द्वारा और निश्चित रूप से सभी जो भारतीय नागरिक हैं इसको पूरा भरपूर समर्थन देना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने जिस कालखंड की बात की, आपने जिस चेन ऑफ इंसिडेंसेस की बात की, उसमें आपने बताया आखिरी में कि फिर वो इंडिया तक पहुंचा और उसके बाद आप कोलंबस के बारे में बताने लगे। वो इंसिडेंस जब इंडिया तक पहुंचा था तो फिर इंडिया में क्या कुछ देखने को मिला था, ये आउट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा हूं। नहीं, इंडिया में इसका इतना इम्पैक्ट नहीं था। अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो यूरोप में और चाइना में इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा महसूस हुआ। जैसा मैंने आपको कहा कि चाइना में 30 मिलियन लोग मारे गए और यूरोप में 25 मिलियन, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल था, बिल्कुल नेग्लिजिबल था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो सर मैं चाहूंगा कि कोलंबस को मैंने केवल इस संदर्भ में कहा कि वो जेनोवा फॉर्म कि इंडिया अभी मतलब अगर हिस्ट्री उसी तरीके से रिपीट हो रही है तो अभी इंडिया में कोरोना का जो अटैक है वो काफी कम ही नजर आ रहा है और अगर उसी तरीके से हिस्ट्री रिपीट होती है तो इंडिया फिर भी काफी हद तक सुरक्षित है। हालांकि वसुधैव कुटुंबकम, हम दुनिया भर की भलाई के लिए प्रार्थना जरूर करते हैं। पंडित जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। वैज्ञानिक पद्धति के साथ की बात हो रही है और यहां पर मैं देख रहा हूं कि लोगों को जब भी आत्मबल की जरूरत होती है तो वो धर्म की शरण में पहुंचते हैं और कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर धर्म की शरण से आत्मबल मिलता है तो फिर वैज्ञानिक कदम भी तेजी से एक्ट कर पाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस संदर्भ में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारा धर्म है, जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं, ये धर्म विश्व के कुछ ही धर्मों में से एक है जो कि वैज्ञानिक रूप से सम्मत कहा जा सकता है। इसके अंदर जो भी क्रियाएं हैं, जो भी इसमें बातें बताई गई हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक तत्वदर्शन जरूर है। जैसे कि आपने कहा कि अभी हम लोग कोरोना के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में जो हमारे धर्म के अनुसार पद्धति बनती है वो यज्ञोपथी बनती है और यज्ञ चिकित्सा के अंदर संक्रमण जन्य रोगों के लिए जो विशेष प्रकार की सामग्री है, जिसे हम हवन सामग्री कह सकते हैं, वो हमारे गायत्री परिवार में शांति कुंज ने तैयार की है और उसके माध्यम से अब ठीक है सर, मुझे एक अंतिम सवाल लेना है प्रोफेसर साहब, आपसे मैं लेना चाहता हूं। आपने जिस इंसिडेंट्स की बात की, आपने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो तो खत्म हो गया, लेकिन 2-3 साल के बाद वो रिपीट जरूर होता है। लेकिन जब भी रिपीट होता है तो वो वैसा रूप नहीं ले पाता। इसका मतलब है कि अगर हिस्ट्री रिपीट भी होती है
तो उस पर जीत मानवता ने हासिल कर ली थी इतिहास में। जी बिल्कुल, इसमें मानव की जो क्षमता है, जो भी परिस्थितियां हैं उनसे लड़ने की, वो आधुनिक काल में बढ़ती चली गई समय के अनुसार, और उसमें जो क्षमता बढ़ी उसी के कारण उसने जो है जितनी भी महामारियों का उसने सामना किया उस पर वो काबू पा सका और उसमें उसने अपनी क्षमता दिखाई। चलिए शुक्रिया। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म, और इस वक्त कर्म यही कहता है कि सुरक्षित रहें और सुरक्षित रखें, सावधानी बरतें। ऐसी कई भविष्यवाणियां गलत साबित हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।